नमस्कार दोस्तों। लोग आज भूगोल का 2 मार्क्स का क्वेश्चन करें। फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। मेरा 5 मार्क्स 2 मार्क्स आएंगे आपको। और पर डे आपको कुछ देखना है। आगे आपको लेकर आ रहे हैं, ठीक। तो जो कि आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे और सिर्फ इन पे ध्यान देंगे। कौन सा क्वेश्चन आपको सिर्फ लगातार 20 तक चैनल से आप जुड़े रहिए। और आप इसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, भूगोल के आ रहे हैं, इतिहास के आ रहे हैं, फिजिक्स के आ रहे हैं, चाहे मैथ्स के आ रहे हैं, ये सब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको देखिएगा। और देखिए 100% हम श्योर कह रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये आएगा ही आएगा। ये गेस क्वेश्चन है, बहुत ही काफ़ी हर साल लेकर आते रहते हैं। उसको ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पे। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? वैसे खनिज जिसमें धातु की कमी होती है और वो भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी टूट सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। धातु की कमी होती है और वो भंगुर प्रकृति की होती है धातु। और यहाँ पे इसके जो उदाहरण आपको देने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ये डोलामाइट, हीरा, अवरक, चूना पत्थर इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आप अधात्विक खनिज के क्या क्वेश्चन का बोल सकते हैं कि ऐसे खनिज जिसमें धातु की कमी होती है और वह भंगुर प्रकृति की होती है, यानी टूट फूट सकते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। अब आगे आते हैं हम लोग। भूक्षरण से कहते हैं। भूक्षरण का अर्थ है प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का घटना हटना या उसकी गुणवत्ता में कमी आना। भूक्षरण मतलब भूमि के उपजाऊ की जो गुणवत्ता होती है उसका नुकसान, भूमि का नुकसान पहुंचना। ठीक है, भूमि में जो हम लोग उपजाऊ भूमि होता है उसका नुकसान होना, वो किस कारण से हो सकता है? प्राकृतिक भी कारण हो सकता है, जलवायु, चाहे मानवीय कारण, जो वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, तो पशु से चरवा देते हैं पूरा खेत खलिहान को, तो वो भी क्या है? भूक्षरण की कमी आ जाती है। तो भूक्षरण में उसी भूक्षरण मतलब कहना मतलब है कि उसकी गुणवत्ता में कमी, तो उपजाऊ में गुणवत्ता में कमी आ जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो कृषि उत्पादकता को कम करता है और बंजरपन बढ़ाती है। कुछ और मतलब है भूमि का बंजरपन बढ़ाना। ठीक है, और यह पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान पहुंचाती है। बंजरपन बढ़ाती है, नुकसान पहुंचाती है, इस बात को याद रखना है बढ़िया से। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? तो अब बता दें, मोनाजाइट जो है केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भागों में भी इस खनिज का उत्खनन हो रहा है और पाया जा रहा है। ठीक है, उपलब्ध हो रहा है उसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को ही याद करते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक ना, फालतू क्वेश्चंस को हम लोग अभी इग्नोर करना है। और थोड़ा सा समय देकर आप यहाँ पे भी देखिए, और साथ में आप क्वेश्चन बैंक को भी देखिए। ठीक ना, जो 5 साल का क्वेश्चन बैंक का आप उठाइए और उसको बढ़िया से देख, मतलब बढ़िया से कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, हम इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। 2026 में आपके आ सकते हैं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? डेली वीडियोज आएंगे और जितने क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, और बहुत चीज़ क्या होता है, सुनकर याद हो जाता है। आप इसको देखिएगा तो जल्दी जल्दी आपको हो सकता है याद भी हो जाए, आपको सुनकर ही याद हो जाए। जलोढ़ मृदा जो होता है नदियों के बहाव के कारण, ठीक है, बहाव के दौरान बहकर दूसरे स्थानों पर जमा हो जाती है। जलोढ़ मृदा वह मृदा है जो नदियों के बहाव के दौरान बहकर दूसरे स्थानों पर जमा हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। ठीक है, खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इस मिट्टी पर आमतौर पर ऊंची घास और जंगल उगते हैं। साथ ही चावल, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, मक्का, कपास, सोयाबीन, जूट, तिलहन, फल, सब्जियां आदि जैसी कई फसलें भी उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो नदियों के बहाव के दौरान बहकर दूसरे स्थानों पर जमा हो जाती है।
से नदी के पानी द्वारा लाए गए वनों से बनने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, याद रहेगा ना। और इस मृदा में कौन कौन फसलें उगाई जाती है? तो चावल, गेहूँ, गन्ना और तंबाकू इत्यादि क्या है, इसमें फसलें उगाई जाती हैं। बस इतना ही आपको बता देना है कि जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई जाती है, नदियों के द्वारा लाई जाती है, और यह काफ़ी क्या होती है, वो काफ़ी मृदा खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। ठीक है, यह मिट्टी जो है खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, और इसमें पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके जो उदाहरण हो गए, मतलब फसलें कौन कौन उगाई सकती हैं, तो गेहूँ, चना, गेहूँ, चावल, गन्ना, तंबाकू, ये सब क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी में ही ज़्यादा उगता है। ठीक है, इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, इस बात को याद रखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार घूम फिर के चले आता रहता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, इसको तो आप याद करके ही जाइएगा। खादर जो है नई और उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, और खादर मिट्टी बाढ़ से प्रभावित होता है। उत्तर बिहारी एवं गंगा के मैदान इसका उदाहरण है। ठीक है, 2 मार्क्स में है तो ज़्यादा लिखना भी नहीं है इसके अंतर। ठीक है, बांगर मिट्टी क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है, उसमें बाढ़ का प्रभाव कोई पड़वे नहीं करता है, और महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। ठीक है, वैसे आप इसके बारे में पढ़े भी होइएगा, और जो भी पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, ये 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल कर भी नहीं भूलिए, मतलब ये आ रहा है आपके एग्जाम में, ये आएगा। ठीक है, 100% आएगा, हम गारंटी देते हैं कि ये आएगा। हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में आ जाए या सेकेंड शिफ्ट में आ जाए, लेकिन ये आएगा ज़रूर। फसल चक्रण, चक्रण कहने का मतलब होगा कि बार बार, ठीक है, मतलब बार बार बदलना, फसल को बार बार बदल कर मृदा का संरक्षण किया जाता है। तो कैसे किया जाता है ये देख लीजिए। फसल चक्रण द्वारा जो होता है, मृदा के पोषण स्तर में कमी मतलब मृदा स्तर को बरकरार रखा जाता है। फसल चक्रण द्वारा क्या होता है, मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जाता है। जैसे कि अगर हम गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से क्या होगा, मृदा के पोषक तत्व में कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस मृदा का पोषण बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त कर लेंगे। यानी पहले हम लोग गेहूँ चावल बोए हुए थे, अब उसको हटाकर अब हम लोग क्या कर देंगे, तिलहन का दलहन का खेती कर लेंगे, तो मेरे जो पोषण स्तर रहेगा मिट्टी का वो बचा रहेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। फसल चक्रण, ठीक है, मतलब जहाँ पे हम लोग आज आलू बोए हैं, तो कल कोई दलहन या तिलहन खेती कर लेंगे, तो वो फसल चक्रण उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे, 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी को यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में क्या होता था, ये स्थानीय लोग जो हैं वो हरे भरे पेड़ पौधे को कटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर लेते थे, मतलब चिपक कर पकड़ लेते थे। ठीक है, चिपक कर पकड़ लेते थे पेड़ पौधे को कि नहीं कटने देंगे, इसकी रक्षा करते थे। ठीक है, यही चिपको आंदोलन था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब है नेक्स्ट, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसके 4 प्रमुख कारक है, वन्य प्रदेश के कटने के कारण वन्य जीवों का आवास कम होता जाना। तो बिल्कुल सही बात है, अगर वन को काटेंगे तो वन्य जीव जो है उनके लिए आवास की कमी होगी कि नहीं होगी, होगी। वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जाना भी वन्य जीवों का ह्रास करना ही हो गया। ठीक है, लगातार शिकार किया जाना। कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग, हम लोग खेती में अलग अलग तरह का केमिकल का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से वन्य प्राणियों के अस्तित्व में खतरा उत्पन्न होता है। यानी जो वन्य प्राणी हैं वो क्या है, उस रसायन को खाएंगे तो क्या होगा, उसको दिक्कत होगा। ठीक है, तो समझ रहे बात को, दिक्कत क्या होगा, मतलब वो जहर के तरह ही काम करता है। अब आता है, प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन्य प्राणियों का ह्रास हुआ है। प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा तो वन और ये वन प्राणी का ह्रास होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो 4 प्रमुख कारक लिख देंगे, 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा आज। ठीक है, चलिए, अवरख का उपयोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 9।
अवरख का उपयोग क्या है? तो अवरख जो है विद्युत रोधी खनिज है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसका अबीर गुलाल बनाने तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण भी होता है। अवरख का अबीर गुलाल बनाने में और चाहे आयुर्वेदिक दवा बनाने में भी अवरख का यूज किया जाता है। यह विद्युत रोधी खनिज है, विद्युत यानी उस विद्युत को रोकता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। समझे? ये बात समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखिए। वही 4 प्रकार का नाम लिख दीजिएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट, ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। ठीक है। भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन है आपका, भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में कोयला उत्खनन 1774 में प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, 1774 ईस्वी में भारत का कोयला उत्खनन प्रारंभ हुआ, परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन जो हुआ वो 1839 ईस्वी से हो रहा है। याद रखिएगा बात को, यानी मेन आपका 1839 ईस्वी ही है। व्यावसायिक रूप में इसको मतलब बेचने उचने खरीदने उड़ने के लिए 1839 इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उत्खनन 1774 में ही प्रारंभ हो गया था। स्वतंत्रता के बाद कोयले के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि, स्वतंत्रता के बाद कोयले के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। अभी भारत का स्थान विश्व में कोयला उत्पादक देशों में 8वां है। याद रखिएगा। ये VVI क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। आपको ये क्वेश्चन सब ध्यान में रखना है, अभी जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ऊर्जा के वे सभी पुराने स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्षों से प्रयोग कर रहे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। मतलब हम लोग सैकड़ों वर्षों से उसको क्या है, प्रयोग कर रहे हैं। और ये मतलब ये समाप्त संसाधन है, इसके इसका मतलब समाप्त हो सकता है, जैसे कि कोयला हो गया, ये पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है तथा ये समाप्य संसाधन है, यानी इसका हम लोग नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको दोबारा से नहीं बना सकते हैं। ये मतलब एक निश्चित मात्रा में है, जो बाद में ये खत्म हो सकता है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ये सब क्या है, खत्म हो सकता है। इसको बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, याद रखिएगा। कोयला बनने में मतलब अभी हम जो जो भी कोयला का यूज करते हैं वो बना बनाया हुआ है, पहले से ही बना बनाया हुआ है। वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसको बनने में 100 150 साल लग जाएंगे, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। समझे? इसलिए ये समाप्य संसाधन है, याद रखिएगा इस बात को। यह नंबर क्वेश्चन, भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में प्रायः नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित हैं। इन नगरों के गंदे जल और कल कारखानों के कचरों का प्रायः नदियों में ही गिरा दिया जाता है। नदी प्रदूषण क्यों हो रहा है? जो कल कारखाने हैं वो नदी के आसपास में ही है, और उसके जो कीचड़ कचरा उचरा होता है वो सब क्या होता है, नदी में ही गिरा दिया जाता है। साथ ही कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन, उर्वरकों, कीटनाशकों के जल में मिल जाने के कारण भी नदियाँ क्या हो रही है, जल प्रदूषित हो रही है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन संरक्षण के 4 उपाय बताएं। ये 4 उपाय नीचे लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। आपको जो जो भी हम बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है उसको देख के जाना ही जाना है, 100% याद कर लेना है। उस बात को याद रखिएगा। वन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित 4 उपाय किए जा सकते हैं। पहला, कि जिन क्षेत्रों में वन काटे गए हैं वहाँ पे पुनः वृक्षारोपण कर दें, यानी वृक्ष उगा दे फिर से। वन क्षेत्रों का विकास किया जाए, अर्थात नए क्षेत्रों में वृक्ष लगाया जाए। मतलब वन क्षेत्रों का विकास करने का मतलब हो गया कि नए नए जगह पे हम लोग क्या करें, वृक्ष को लगाएं। तीसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, वन संरक्षण के लिए हम लोग एक निश्चित नीति और नियम का सही ढंग से पालन करना चाहिए। अगर कोई नियम बना हुआ है, नियम का लगा कि हाँ हमको एक पेड़ पौधा लगाना है, अपने घर के आसपास लगाना है, चाहे मेरे पास जो खाली जगह है उसमें पेड़ पौधा लगा दें। ये हम लोग का मतलब निश्चित नीति और नियम के तहत सही ढंग से अगर हम पालन करते हैं तो वन के क्षेत्रों में क्या होगा, विकास होगा और वन संरक्षण होगा। ठीक है। वृक्षों में लगने वाले पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में लगने वाले बीमारियों से बचाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। संतुलित बनाए रखने के लिए किसी भी देश के बल सफल का 33.3% भाग और वनों का विस्तार होना आवश्यक है।
ये बात को बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस सारे क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डे वन के लिए आपका मतलब पहले दिन के लिए इतना क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। और जो जो भी हम 2026 के लिए बोले कि इंपॉर्टेंट है उसको तो पक्का याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, ठीक है। दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मतलब 2026 के इंपॉर्टेंट ध्यान में रखते हुए जो भी क्वेश्चन इसमें ला रहे हैं हम, उसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। वो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा है।